अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है गोपाल वर्मा ने, हरियाणा, इंडिया से। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऐसे खौफनाक वाक़यात हमारे साथ शेयर किए हैं जिसको मैं आज सीक्वेंस के साथ आपको सुनाने जा रहा हूं। गोपाल कहते हैं, जिस घर में मैंने आंख खोली वहां जरूरियात जिंदगी की हर चीज मौजूद थी। हमारे दादा एक नामवर जमींदार थे। उन्होंने अच्छी खासी जमीनें बनाई थीं और जो हमारा घर भी था एक बहुत बड़ा हवेली नुमा घर था। जब मैंने होश संभाला तो मुझे इतना अंदाजा हुआ कि मेरे वाले साहब और उनसे बड़े उनके भाई जो मेरे चचा थे, इनको हम ताया बोलते, उन दोनों में कुछ ज्यादा बनती नहीं थी। उसकी वजह यह थी कि मेरे वाले साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे। गांव में रहने के बावजूद उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। यूं जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो एक बहुत बड़े इदारे में उनको एक जबरदस्त किस्म की जॉब मिल गई। वैसे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो चाहते थे कि वो जॉब ही करें। यूं दादा अबू के मना करने के बावजूद वो जॉब में बिजी हो गए। तनख्वाह बहुत अच्छी खासी आती थी, इसलिए जमीनें, जागीर, किसी चीज के ऊपर भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी थी। वक्त गुजरता रहा, वाले साहब की शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन जो हमारे चचा थे वो और उनकी बीवी, वो दोनों पढ़े लिखे भी नहीं थे। और हमेशा मुझे महसूस होता था जैसे वाले साहब के सामने तो हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, लेकिन वाले साहब की कमर के पीछे उनकी बुराइयां करते थे। मेरी वाले साहब ने भी, मेरी वालदा ने भी ये बात कई दफा महसूस की थी, मेरे वालिद को कही थी, लेकिन वो आगे से कहते कोई बात नहीं, मेरा वो बड़ा भाई है। वालिद के इस दुनिया से जाने के बाद वो अब वालिद की जगह पे है। मैं कभी भी उनके आगे गुस्ताखी नहीं कर सकता, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो उनको नागवार गुजरे। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ कि हमें वो घर छोड़ना पड़ गया। हुआ कुछ यूं कि एक शादी का ही फंक्शन था, सारे हल्ला गुल्ला कर रहे थे कि मेरे चचा, जिन्होंने उस वक्त पी रखी थी, एक खातून से बदतमीजी करना शुरू हो गए। और वो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे कि उनकी बीवी की जो लड़ाई शुरू हुई थी, एक दो औरतों की लड़ाई थी। क्योंकि मेरे चचा की बीवी एक बदजुबान औरत थी, बहुत ज्यादा लड़ाका औरत थी। तो यूं उस शादी के मौके पे ना सिर्फ उनकी लड़ाई हो गई, बल्कि उस लड़ाई में चचा भी कूद पड़े और उस औरत को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बात करते, लेकिन वो अब ऐसी गालियां दे रहे थे कि वाले साहब, जो हमेशा अपने भाई का एहतराम करते, आगे बढ़े और उनको संभालने की कोशिश की कि आप बीच में ना पढ़ें, मैं इसको देख लेता हूं, ये औरतों का मामला है, संभल जाएगा, आप कंट्रोल कीजिए अपने ऊपर। ताया कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे। मेरे वालिद ने काफी उनको पकड़ने की कोशिश की, उल्टा वो वालिद को धक्के देने शुरू कर दिए और वालिद को उन्होंने एक इतनी बड़ी गलीज गाली निकाली कि वालिद साहब का गुस्सा आसमान पे चला गया। जो कभी भी अपने भाई के खिलाफ सर नहीं उठाते थे, आंखें हमेशा झुकी रहती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने एक इतनी बड़ी बदतमीजी कर दी थी कि वालिद से बर्दाश्त ना हुआ। मेरे वालिद साहब बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं थे कि एकदम इतने गुस्से से आए कि इसको होश दिलाऊं, ये कहीं इस शराब के नशे में मजीद कुछ गलत ना कह दे। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ अपने बड़े भाई के गाल पे जड़ दिया और उसी वक्त बड़े भाई की बीवी आगे आई और मेरे वाले साहब का गिरेबान पकड़ लिया और उनको गिरेबान से झंझोड़ना शुरू हो गई। वो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रही थी। वाले साहब ने अपने गिरेबान को काफी छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जब किसी सूरत भी वो गिरेबान को छोड़ने को तैयार नहीं थी तो मजबूरन वाले साहब को एक थप्पड़ उनको भी मारना पड़ गया। थप्पड़ पड़ते ही मेरे बड़े ताया तो रुक गए थे, वो जो कुछ भी कर रहे थे उससे बाज आ गए।
लेकिन वो थप्पड़ मेरी उस ताई के लिए यानी चाची के लिए इतना बुरा साबित हुआ कि उसकी आंखों में नफरत नजर आई और उसने कहा, तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, तूने वो कर दिया है जिसका तुझे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तू सोच भी नहीं सकता कि तूने क्या किया है, तूने किससे पंगा लिया है, तू अपने आप को समझता क्या है। वो गुस्से में ऑल फॉल बोली जा रही थी, लेकिन वो जो शराब के नशे में धुत था वो एक थप्पड़ खाने के बाद जैसे होश में आ गया था। अब बाकी लोग भी शादी में मौजूद थे, एक बड़ा तमाशा लग गया था। उन्होंने सबने संभाल लिया, कवर कर लिया और कहा कि गलती बड़े भाई की है। छोटा भाई तो उसको रोकने के लिए जा रहा था, लेकिन जितनी उसने बदतमीजी की और छोटे भाई को जो कहा, उसकी जगह पे कोई भी होता ऐसा ही करता। लेकिन वाले साहब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गए कि मैंने गुस्से में अपने भाई पे हाथ उठाया। वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन जानते थे अगर ऐसा ना किया तो वो गुस्से में और पागल हो जाएगा, शायद और बुरा भला कह जाए। शादी तो जैसे कैसे खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद फैसला हुआ अब हम उस घर में नहीं रहेंगे। वाले साहब की वैसे भी जॉब शहर में थी, उनका आना जाना लगा रहता था। उन्होंने बहाना किया कि अब आना जाना मुश्किल हो रहा है, मैं बच्चों को लेकर शहर ट्रांसफर हो रहा हूं। उनको तो पहले से ही अच्छी सैलरी, अच्छा घर ऑफर था, वो तो घर लेते नहीं थे। यूं वाले साहब को घर भी मिल गया। मैं अब 19 साल का, तकरीबन 18 साल 19 साल का होने वाला था। हम जिस जगह पे आए वहां पे मेरे 4 दोस्त बने। हम 4 दोस्त आपस में जो उस गली में रहते थे, भवेश, काविश और रामेश, ये तीनों मेरे बेहतरीन दोस्त बन गए। अक्सर हम 2 बाइक्स पे 2-2 बंदे बैठकर मुख्तलिफ जगहों पे घूमते फिरते और इधर उधर जाते। शहर की जिंदगी गांव की जिंदगी से बहुत ही मुख्तलिफ थी। मेरे दोस्त थोड़े से डरपोक थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा बहादुर मैं था। गांव की उन तारीक रातों में, अंधेरी रातों में, उस सुनसान जगहों में आना जाना गांव के लोगों का एक मामूल होता है। शहर के लोग ऐसी जगहों पे जाते हुए डरते हैं, कभी उनको सांप का, कभी बिच्छू का, कभी आत्मा का, कभी उस अंधेरे का खौफ होता है, लेकिन मेरे अंदर कोई खौफ नहीं था। और पहला वाकया उस वक्त पेश आया जब हम चारों दोस्त 2 मोटर बाइक पे सवार होकर हमारे एक दोस्त के गांव गए हुए थे, उनके रिश्तेदारों से मिलने के लिए। ये एक सर्दियों की रात थी, शदीद सर्दी पड़ रही थी, लेकिन जिनके पास हम गए थे उन्होंने हमें इस तरह रोक लिया कि रात का खाना आप लाजमी खाकर जाएंगे। बड़े एहतमाम के साथ उन्होंने खाना बनाया था, तो हम चाहते थे जल्दी निकल आएं, लेकिन फिर भी खाना खाते निकलते निकलते रात हो गई। अब एक लंबा सफर था जो हमने तय करके अपने घरों को पहुंचना था। हम दोनों दोस्त, चारों दोस्त 2 बाइक पे जब सवार थे तो दोनों बाइक इकट्ठे चल रहे थे ताकि आगे पीछे ना हो, क्योंकि उस सर्द रात में जहां पे हर तरफ धुंध छाई हुई थी, वहां पे कोई उस गांव से ट्रैफिक नहीं आ रही थी, सिर्फ हम लोग बाइक पे सवार थे। हाथ, पांव, मुंह इतनी ठंडे यख हो चुके थे क्योंकि मुसलसल बाहर ठंडी यख हवा चल रही थी, और उस हवा के थपेड़े से जितना भी आप बच सकते, जिस्म के ऊपर गर्म लिबास पहन लें, लेकिन आपके हाथों को, पांवों को फिर भी ठंडक का एहसास होता है। यूं हम ज्यादा स्पीड से नहीं चला पा रहे थे क्योंकि हम ठठर रहे थे। तेजी से बाइक को चलाते तो और ज्यादा सर्दी लगती, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चला रहे थे। और वैसे भी आगे सड़क पे धुंध इस अंदाज में छाई हुई थी कि रास्ता दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए भी हमारी आहिस्ता से स्पीड थी। हम चलते 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 अपने तकरीबन गांव का, और जिस गांव से हम आ रहे थे, आधा फासला तय ही कर चुके थे। ठंड से बहुत बुरा हाल हो गया था। हम जैसे ही एक गांव के सामने से गुजरने लगे तो हमारी निगाह पड़ी मोटरसाइकिल की, जो बाइक की वो लाइट थी। उस लाइट ने दिखाया कि आगे धुंध के आगे उस कच्ची सड़क की एक साइड पे कुछ लोग आग जलाकर बैठे हुए हैं। ये कोई गांव के लोग थे। एक दोस्त ने कहा, यार बाइक रोको, कुछ देर यहां बैठते हैं, इस
आग का मजा लेते हैं ताकि जान में जान आए। जो हाथ बर्फ की तरह ठंडे यक हो चुके हैं ये थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद सफर जारी करेंगे। हम लोग बाइक से नीचे उतरे, उनको हमने सलाम किया। उन्होंने सिर्फ हमारी तरफ देखा, जैसे मुंह में जवाब दिया हो। उनका जवाब हमें सुनाई न दिया, लेकिन इस अंदाज में थोड़े से पीछे हट गए जैसे जगह दे रहे हों, हाँ आओ बैठ जाओ। अब हम जैसे ही चारों दोस्त उस आग के करीब बैठे तो जल्दी से अपने हाथ गर्म करके फेस पे भी लगाते, हाथों को भी गरमाइश पहुंचा रहे थे। और कुछ मिनट लगते हैं आपको अपने आप को उस आग की तपिश के अंदर गर्म करने के लिए, और यूं हमने महसूस किया उस आग की तपिश में हम भी गर्म हो गए। वो कितने लोग थे अभी तक हमने तवज्जो नहीं दी थी, सिवाय इसके कि कुछ लोगों को आग के करीब बैठा हुआ देख के हम भी बैठ गए थे। उन्होंने सफेद लिबास और धोती पहनी हुई थी, जिस तरह गांव के लोग पहनते हैं। सफेद लिबास भी गांव के लोगों का जिस तरह एक पहन पहन के मैला हो चुका था, ऐसा ही मैला था। सरों पे पगड़ियां बांधी हुई थी और हमें बाइक पे आता देख के समझ गए थे कि इनको आग की तलब हुई है। इस ठंड में यकीनन सी बात है ये भी हाथ सेकना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पीछे हो गए, काफी देर से बैठे थे। यूं हमने जब हाथ वगैरह सेके तो उनके चेहरों की तरफ देखा, उनके चेहरों पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बिल्कुल अपने स्पॉट लहजे से बैठे, कोई बातचीत नहीं, खामोशी से बैठे हुए थे। ये तकरीबन 5 लोग थे। हमने अपने हाथ वगैरह काफी गर्म कर लिए, मुंह वगैरह को भी गरमाइश पहुंचा दी। यानी अब मजीद कुछ देर तक जिस्म गर्म रहता और फिर सर्दी और धुंध की वजह से फिर ठंडा यक हो जाता। तो उसी वक्त हम जब वहां से उठने लगे तो हमारे एक दोस्त ने अपना वॉलेट, उसी वक्त शायद उसके हाथ में था, कोई चीज निकालनी थी या क्या हुआ था, वो कोई चीज देखना चाह रहा था। उसके जहन में क्या आया, उसने वहां पे उसने देख के कोई उसके दिमाग में कोई बात चल रही थी, अपना पर्स उसने खोल के देखा और उसमें कोई चीज निकालनी चाहिए, वो देखी और वहीं पे रख दिया कि उसको जेब में रखता हूं। जेब में रखना भूल गया। हम लोग बाइक पे बैठे और रवाना हो गए। अभी हमने शायद 2 से 4 मिनट का ही फासला तय किया होगा कि उस दोस्त को याद आया कि मैं अपना पर्स तो वहां पे भूल आया हूं। उसने कहा यार रोको रोको रोको, क्या हुआ है? ओ भाई वो मैं अपना पर्स भूल आया हूं। हमने कहा तूने पर्स वहां पे क्यों निकाला था? और यार मुझे कुछ देखना था पर्स में है या नहीं, वो मैंने निकाल के देखा था, अभी जेब में रखता हूं तो मेरे ख्याल में भूल आया हूं, वापस चलो। अब यकीनन हमें वापस जाना था, पर्स जैसी चीज तो नहीं छोड़ी जा सकती थी। हमने बाइक मोड़ी, 2-4 मिनट ही तो हुए थे बाइक को चलाते हुए उस जगह पे पहुंच गए। हमें याद थी वो जगह जहां पे हम उस वक्त पहुंचे थे, वहां पे एक दरख्त लगा हुआ था। दरख्त की बिल्कुल एक घनी सी टहनियां थी, उसके नीचे वो बैठे थे। और उस दरख्त की खास निशानी ये थी, गांव के अंदर कुछ दरख्त इस अंदाज में होते हैं कि उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको तना बोलते हैं, वो इतना चौड़ा होता है कि वो लोग उसके इर्द गिर्द बैठने के लिए मट्टी से एक थल्ला बोलते हैं, जिसको एक जगह सी बना देते हैं कि उस दरख्त के इर्द गिर्द कोई बैठना चाहे तो गोल मट्टी से ऐसी कुर्सी नुमा, मतलब कुर्सी को तो टेक भी लगा सकते हैं, एक ऐसी जगह बना देते हैं कि जिसके ऊपर आप जाकर बैठ सकें गांव के लोग। तो वो इतना बड़ा दरख्त था कि उसका तना भी इतना बड़ा था, उसके इर्द गिर्द उन्होंने कच्ची मट्टी से लेप दिया था, लोग बैठ सकते थे, उसी के नीचे ही वो बैठे थे। वो दरख्त दूर से ही नजर आ रहा था। हम वहां पे पहुंचे लेकिन वो लोग शायद वहां से जा चुके थे। हम जैसे ही उस दरख्त के नीचे पहुंचे तो वो जो ईंटें रख के दरमियान में आग जल रही थी और वो अपने हाथ गर्म कर रहे थे, हम ये देखकर हैरान रह गए। अब वो बंदे भी वहां पर नहीं थे, लेकिन आग के अंदर जो लकड़ियां जल रही थीं वो लकड़ियां उसी तरह मौजूद थीं, बिल्कुल जिस तरह हमने आग जलती हुई देखी थी। लेकिन हैरत की बात यह थी, उस मंजर को देख के लगता था यहां इन लकड़ियों को जैसे कई दिनों पहले जलाया गया हो और उसके बाद वहीं पे बुझ गई हों। एक तो बुझाने का तरीका है आप आग के ऊपर पानी डाल दें, गीला कर दें उनको, या उस आग को वहां से उठा के फेंक दें। वो पूरी लकड़ियां जो जल रही थीं अपनी जगह पे मौजूद थीं, लेकिन कोई बशर वहां पे नहीं था। और आग को भी देख के लगता था कि इन लकड़ियों को जले हुए, कुछ जल चुकी थी, कुछ अपनी जगह पे कायम थी, जैसे कई दिन से ये पड़ी हों। अभी 2-4 मिनट यहां से पहले, 4 मिनट पहले हम यहां से गुजर के गए थे, वहां पे कोई ऐसा साइन नहीं था
हमने कहा यार जगह तो यही है, लेकिन ना ही कोई बंदा है और ना ही आग। ऐसे लगता है जैसे आग किसी ने जलाई हो ना हो, हम तो यहीं बैठे थे। और एक दोस्त बोला हाँ यार मैं इस जगह पे बैठा था, मुझे अभी भी याद है। और जिसका पर्स था उसने कहा वो देखो मैं इधर बैठा था, मैंने पर्स रखा था, वो अभी भी रखा हुआ है। और जब वो आगे बढ़ा तो उसका पर्स वहीं पे अभी भी रखा हुआ था, लेकिन आग का नामो निशान नहीं। आग कैसे बुझ गई? और जिस अंदाज में वो बड़ी बड़ी लकड़ियां थी, वो पड़ी हुई थी, वो जल रही थी, हमने हाथों को गर्म किया था, अभी भी लकड़ियां वैसे पड़ी हुई थी, लेकिन जली हुई नहीं थी। आधी जली हुई और आधी ऐसे लगता था जैसे जली ही ना हो। लेकिन वो आग अभी की नहीं, कई दिनों पहले की आग थी। हम चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एकदम से जैसे समझ आ गई हो कि मामला कुछ गड़बड़ है। तो एक दोस्त बोला कि यार मुझे भी उन बंदों को देख के लगा था वो कुछ अजीब से थे, जिस तरह चुप करके बैठे थे, पता नहीं क्या माजरा था। तो मैं उनमें बोला अरे भाई गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, तुम क्या जानो, ये कोई गांव ही है, डरने की कोई बात नहीं। तो रामेश बोला ओ भाई तूने उनकी आंखें देखी थी? मैंने उनकी आंखों को देखा था। उनकी आंखें अजीब सी थीं। बज़ाहिर शक्ल से तो वो इंसान नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें वाकई बहुत अजीब सी थीं। मैंने एक कहका लगाया और कहा यार तुझे ना हमेशा इस तरह डराने की एक आदत सी बन गई है, तू अखाम का डरा रहा है, चल यार कुछ भी नहीं है। वो तीनों समझते थे कि मैं गांव से आया हुआ लड़का हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं। खैर हम घर पहुंच गए। अब वाले साहब एक बहुत अच्छी जॉब करते थे, मेरी तालीम जारी थी और आगे मेरी ख्वाहिश थी मैं भी कोई जॉब करूं। हमारी दादी हमारे साथ ही आ गई थी, वो हयात थी। वो अपने बड़े बेटे के साथ और उसकी बहू के साथ नहीं रहना चाहती थी, उनके बिहेव से जानती थी। और जब हमने शहर मूव करने का फैसला किया तो दादी भी हमारे साथ हमारे घर आ गई। अब उन्हीं दिनों मुझे एक नौकरी की ऑफर हुई। नौकरी कुछ इस तरह की थी कि एक बड़ी सी फैक्ट्री थी, उनका जो सुपरवाइजर था वो कहीं गया हुआ था और उसकी जगह पे एक सुपरवाइजर चाहिए था जो काबिले भरोसा हो, क्योंकि लेन देन पैसा बहुत कुछ ऐसा था। यूं वाले साहब ने कहा हमारे दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री है, क्या तुम वहां पे जॉब करना चाहोगे? मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूं। यूं मैंने हामी भर ली और मैं उस फैक्ट्री की तरफ चला गया। लेकिन मसला यह था वो इतनी दूर थी कि मेरा खाना पीना रिहाइश का इंतजाम उसी फैक्ट्री में किया गया। लेकिन उसी वक्त दादी के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जो मेरे सामने तो नहीं हुआ था, मैं तो फैक्ट्री जा चुका था, लेकिन पीछे घर में एक वाकया पेश आया। दादी एक दिन शाम को घर से बाहर निकली, चलती फिरती थी, माशाल्लाह सेहतमंद थी। तो वो चलती चलती हमारे घरों से आगे एक ग्राउंड सा बना हुआ था, लड़के वहां पे खेलते। अक्सर पहले दौर में, अब तो आबादियां ही आबादियां हो गई हैं, कम्युनिटियां बन गई हैं, सोसाइटियां बन गई हैं, ऐसे ग्राउंड नहीं है। वरना पहले हमेशा एक ग्राउंड से होते थे, बच्चे क्रिकेट मुख्तलिफ गेम वहां पे खेलते थे, इर्द गिर्द दरख्त होते थे। दादी चलती हुई अक्सर शाम को वहां चली जाती थी, वॉक करती थी। कभी अम्मी भी उनके साथ चली जाती थी, मेरी बहन भी साथ चली जाती थी। उस दिन शाम को दादी अकेली चली गईं। बच्चे वगैरह क्रिकेट खेल रहे थे, मुख्तलिफ गेमें खेल रहे थे, वो जाकर साइड पर बैठ गई। उनको अच्छा लगता था बच्चों को यूं खेलता हुआ देखना, ठंडी ठंडी आबो हवा चल रही होती थी, दरख्तों के नीचे बैठना। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे अब जा रहे थे क्योंकि अंधेरा फैल रहा था और सब अपने घरों को जा रहे थे। दादी भी अपनी जगह से उठी, लेकिन एकदम से उनके कानों में एक आवाज सी आई जैसे कोई रो रहा हो। दादी को एकदम से रोने की आवाज आई तो वो ठटक कर रुक गई कि कौन रो रहा है, किसी बच्चे को चोट लग गई या क्या हो गया। बुजुर्ग आपको पता है बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो एकदम से उन्होंने मुड़कर देखा, अभी घुप अंधेरा नहीं हुआ था, हल्का हल्का उजाला बाकी था, लेकिन काफी ज्यादा अंधेरा फैल चुका था। तभी तो बच्चे सारे वापस चले गए थे। वो मुड़ी हैं और एक दरख्त के पास उनको नजर आ गया कोई बैठा वहां पे रो रहा है। वो चलती हुई उसी दरख्त के पास पहुंच गई। वो जैसे ही उस
दरख्त के पास गई तो वह क्या देखती हैं कि जमीन पे ही एक लड़की बैठी है। उसने अपने बाल खोल रखे हैं और पूरे बाल उसने अपने चेहरे के आगे डाले हुए हैं। उसने अपनी कमर दरख्त के साथ इस अंदाज में जोड़ रखी है जैसे कोई टेक लगा के बैठता है, लेकिन कमर जहां दरख्त के साथ जुड़ी हुई है, सर उसका नीचे झुका हुआ है और पूरे बाल उसके चेहरे पे हैं, खुले हुए बाल, और वो रो रही है। दादी परेशान हुई, लड़की कौन है, अकेली रो बैठी है, रो रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दादी उसके पास गई और उसको कहा, बेटी कौन हो और क्यों बैठी रो रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। वो लड़की रोना बंद कर दिया। दादी फिर उनसे मुखातिब हुई, मेरी बच्ची क्या हुआ है तुझे, मुझे बता, क्यों रो रही है, सब चले गए हैं, तू अभी तक क्यों बैठी है, क्यों रो रही है। उसने फिर कोई जवाब न दिया। अब वो चुप तो कर गई थी। दादी को लगा कि मेरे बोलने से उसको सहारा मिला है, हौसला मिला है कि चलो कोई तो है जो उसका दर्द दिल समझते हुए, उसका दिल का हाल जो तकलीफ में है, पूछने के लिए खड़ा है। तो दादी ने तीसरी दफा पूछा, चल उठ, उठ मेरे साथ चल, तुझे मैं तेरे घर ले चलती हूं, चल उठ। उसने अपने सर को जो झुका हुआ था हल्का सा ऊपर उठाया, लेकिन चेहरे पे बाल पड़े हुए थे, दादी उसका चेहरा ना देख सकी। अब दादी ने फिर से कहा, उठ ना, मैं तुझे लेकर चलती हूं, चल मेरे साथ चल। तो उसने अपना हाथ उठाया ऊपर और दादी को यूं इशारा किया जैसे कह रही हो कि जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। जब उसने अपने हाथ के इशारे से दादी को यूं कहा कि जाओ, तो दादी समझ गई कि वो नहीं जाना चाह रही और जबरदस्ती तो वो कर नहीं सकती थी। फिर भी प्यार से कहा चलो। तो उसने दूसरा हाथ भी आगे किया और दोनों हाथों से कहा जाओ। दादी समझ गई कि अब गुस्से में भी है, दोनों हाथों से कह रही है, कोई बदतमीजी ना कर दे, मैं चली जाऊं। दादी चुप करके वहां से चली गई। घर के लोग सारे रात को सो रहे थे। अब आधी रात हो चुकी थी। दादी भी अपने बिस्तर पर सो रही थीं कि एक चीख की आवाज सुनाई दी। मेरे वालिद साहब, वालदा और मेरी बहन, छोटा भाई सारे जाग गए कि ये किसकी चीख है। वालिद साहब जल्दी से उठे, घर जो अंधेरे में डूबा हुआ था, सोने के लिए सारी लाइटों को बुझा दिया गया था। जल्दी से बाहर निकले कि देखूं ये किसकी चीख है। क्या देखते हैं, बाहर दादी बेहोश पड़ी है। आवाजें दी, मेरी अम्मी, भाई, बहन सारे भाग कर आ गए। दादी को उठाया गया बेहोशी की हालत में, उनको उनके बिस्तर पर लेकर गए और हाथ पांव मलना शुरू कर दिया। उनको होश में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। दादी है कि होश में नहीं आ रही। काफी टाइम लग गया उनको होश में लाते लाते, आखिरकार वो होश में आ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वो बेइंतहा खौफजदा थी। उनकी आंखों में शदीद खौफ था। वालिद वालदा ने उनको बहुत ज्यादा हौसला दिया, हिम्मत बंधाई, यहां तक कि इस काबिल कर लिया कि वो बता सकें हुआ क्या है। तो उन्होंने वाकया बताया कि आज जब मैं गिराउंड से वापस आ रही थी तो इस तरह की एक लड़की को मैंने देखा था। वो इस तरह नीचे जमीन पर बैठी थी और मेरे बार बार कहने पर उसने मुझे कहा था, पहले एक हाथ से फिर दूसरे से कहा जाओ। मैं उसको लाना चाहती थी अपने साथ, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर रात को जब सोई हुई थी तो मुझे एकदम से आवाज आई जैसे कमरे का दरवाजा किसी ने खोला हो। आपको पता है, मेरी हल्की सी आहट पे आंख खुल जाती है। जैसे ही दरवाजा खुला तो मैं चौंक गई। मैंने आंखें खोली, क्या देखती हूं, मेरे कमरे का दरवाजा खुला है और एक लड़की इस अंदाज में सीधी खड़ी है कि उसके हाथ ऐसे नीचे हैं, उसके बड़े बड़े नाखून हैं, उसके बाल उसके चेहरे पर पड़े हुए हैं और उसके बाजू लंबे बाजू हैं। यानी आम इंसान के बाजू जितने लंबे होते हैं उससे डबल लंबे और इंतहाई पतले से, बारीक बारीक से, और बड़े बड़े नाखून। और जिस तरह वो सीधी खड़ी थी तो वो असल में सीधी इस अंदाज में थी कि उसकी कमर टेढ़ी हुई हुई थी और उसका कद तकरीबन नॉर्मल इंसान से भी 2 फुट ऊंचा होगा, यानी कि कोई 7-8 फुट की होगी, लेकिन वो टेढ़ी इस तरह अंदाज में हुई हुई थी कि 6 फुट की लग रही थी। उसके बाल लंबे लंबे थे और वो मेरे बिल्कुल बिस्तर के करीब आ गई
और मुझसे बोली, तू बुला रही थी ना मुझे कि मेरे साथ चल, ले मैं खुद ही तेरे पास आ गई हूं और आई नहीं हूं, अब कभी नहीं जाऊंगी। मैं तेरा ही तो इंतजार कर रही थी, तू आ गई और तूने खुद ही मुझे कह दिया चल मेरे साथ। मैं तो उसी वक्त तेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन फिर मैं रात का इंतजार करने लगी और देख मैं तेरे पास आ गई हूं। अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी, सबके साथ रहूंगी, जाऊंगी नहीं, तुझे तो लेकर जाऊंगी। और उसने अपने चेहरे से बाल हटाए, वो नाखूनों वाले बारीक बड़े हाथ, उसके लंबी लंबी कोहनियां, बाजू बारीक बारीक सी और लंबे लंबे नाखून, उसने अपने चेहरे से जैसे ही बाल हटाए, दादी कहती हैं उसका भयानक चेहरा देख के मैं बेहोश हो गई। उसकी आंखें इतनी लाल सुर्ख थीं, उसकी नाक चूंच वाली और लंबी थी। वो एक नौजवान लड़की की तरह चेहरा था, लेकिन इंतहाई खौफनाक और भयानक सा चेहरा, और उसकी थोड़ी भी लंबी सी थी। वो बहुत खौफनाक थी। बज़ाहिर ऐसे लगता था जैसे एक लड़की का चेहरा हो, लेकिन लगता था गौर से देखने से जैसे किसी बूढ़ी औरत का चेहरा हो। कभी वो लड़की महसूस होती, कभी खौफनाक बूढ़ी औरत महसूस होती। जब उसने कहका लगाया तो उसके चेहरे में इतना खौफ था, मैं तो पहले ही उसको देख के डर गई थी। इतने लंबे लंबे बाजू, 8 फुट कद, लेकिन वो झुके होने की वजह से वो 6 फुट लंबी लग रही थी। और इतने बड़े बड़े उसके बाजू, पुतले से, जैसे हड्डियों का, जैसे कोई सूख के कांटा हो जाता है, हड्डियां रह जाती हैं, ऐसे उसके बाजू और लंबे लंबे नाखून। और जब उसने बाल हटाए तो मैं हैरान हो गई। ये वही लड़की थी जिसको मैंने दरख्त के नीचे देखा था और वो आके कह रही थी। उसके चेहरे को देखते ही मैं बेहोश हो गई। और दादी ये नहीं जानती थी कि हम दादी को बाहर से उठा के लाए हैं। और दादी हमें यह बता रही थी, मेरे अम्मी अब्बू को, कि मैं यहीं बिस्तर पे बेहोश हो गई। और अम्मी अब्बू ने एक दूसरे की तरफ देखा कि दादी तो बाहर मिली हैं, ये तो बता रही हैं यहां पे बेहोश हो गई, तो फिर दादी को उठा के बाहर कौन ले गया। खैर, परेशानी वाली बात थी, उनको ना बताया गया दादी को, और उनकी देखभाल शुरू कर दी गई कि आप डरे नहीं, वो जो भी थी परेशान ना हो। उसने आपको डराने की कोशिश की है। हनुमान चालीसा और मुख्तलिफ चीज़ें पढ़कर दादी को फूंक मार दी गई कि आप परेशान ना हो, हनुमान चालीसा पढ़ दिया गया है और उनको कवर किया गया। लेकिन शायद उसने सही कहा था, मैं तो मुस्तकिल आई हूं, तुम्हें लेकर जाऊंगी। दादी ने तो एक दफा यह बता दिया था, लेकिन किसी को इस बात की समझ ना आई। लेकिन जैसे ही अब रात होती, दादी चीख मार कर उठ जाती थी। भागते हुए उनके कमरे की तरफ जाते थे तो वो कहती थी, किसी ने मेरे बाल जोर से खींचे हैं। मैं गहरी नींद में थी कि मुझे एकदम से सर में झटका लगा है और मेरी जैसे आंख खुली है तो किसी ने मेरे बालों को जोर से खींचा है। वाले साहब एक पढ़े लिखे इंसान थे, इन चीज़ों को मानने वाले नहीं थे। वो बोले, क्योंकि उस वाक़े का इनके दिमाग पे इतना गहरा असर हुआ है, अब इनको नींद में झटके लग रहे हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उससे अगली रात दादी ने जोरदार जब चीख मारी और वाले साहब, वालदा, भाई बहन भाग के गए, तो दादी ने अपना अंगूठा पकड़ा हुआ था, पांव का अंगूठा, और वो दर्द से करा रही थी। उनसे पूछा गया क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि मैं सो रही थी कि एकदम से मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे अंगूठे को जोर से पकड़ के खींचा है। ये देखो कैसे लाल हो गया है। देखने पे वाकई अंगूठा लाल महसूस हो रहा था, जैसे वाकई किसी ने खींचा हो और लाल हो गया हो। उनको उस वक्त तो चुप करा दिया गया, लेकिन वाले साहब डॉक्टर के पास गए और उनको सारी सूरत हाल बताई कि मेरी वालदा एक दफा इस तरह डर गई हैं। अब ये क्या है, उनके साथ वाकई रात को हो रहा है या उनको नींद में झटके लग रहे हैं। तो उनको डॉक्टर ने कहा, नहीं, इंसान बाज़-औक़ात डर जाता है। पहली दफा भी शायद उनके दिमाग ने उनको दिखाया। शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान को इस तरह नजर आता है, और अगर कुछ नजर आया भी तो अब उनके दिमाग में खौफ सवार हो चुका है। उस खौफ की वजह से मुसलसल उनके साथ हो रहा है। हकीकत में ऐसा नहीं है। कुछ मेडिसिन भी उन्होंने लिख दी कि आप इनको साथ साथ ये भी खिलाएं। अब दादी को मेडिसिन खिलाई जाती। तकरीबन उस मेडिसिन के
4-5 रातें तो उनकी बिल्कुल ठीक गुजरी। शायद वो मेडिसिन का असर था कि वो जैसी मेडिसिन खाती थी ऐसी गहरी नींद में चली जाती थी कि सुबह ही उनकी आंख खुलती थी। डॉक्टर ने कोई नींद की इस तरह की दवाई दी थी और वालिदैन को भी लगा कि वो नींद की कमी की वजह से था और वो दवाई अब उनको नींद दे देती है, इसलिए वो रिलैक्स हैं। ये शायद छठी रात थी। दादी सारे मुतमईन हो गए थे, जो चीख मारती थी जाग जाते थे, घर वाले परेशान हो जाते थे कि अब मेडिसिन ने दादी को रिलैक्स कर दिया है। लेकिन ये छठी रात थी कि दादी के कमरे से चीखो पुकार शुरू हो गई। वही एक मखसूस टाइम जब चीखो पुकार होती थी, सारे घर के फर्द उठे और भागते हुए दादी के कमरे में गए तो क्या देखते हैं, दादी बिस्तर से नीचे जमीन पर पड़ी हैं। वाले साहब ने उनको उठाया, मेरे बहन, मां, छोटे सब ने पकड़ के उसको बेड पे रखा। लेकिन वो आज इतनी घबराई हुई थी कि काफ़ी देर के बाद जाके वो नॉर्मल हुई और पूछने पे उन्होंने बताया कि आज मैं जब गहरी नींद सो रही थी तो मेरी कान में पहले एक आवाज़ आई, तू समझ रही है कि मैं जा चुकी हूं, तेरा पीछा छोड़ दिया है। नहीं, मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा, और देख मैं तेरे पास हूं। आंखें खोल ना, आंखें खोल और आंखें खोल के मुझे देख। दादी कहती हैं कि मेरी आंखें ऐसे खुल गईं। शायद ख्वाब में मैंने ये आवाज़ सुनी थी, गहरी नींद में आवाज़ सुनी थी, मुझे नहीं पता। जैसे ही मेरी आंख खुली, दादी कहती हैं, तो मैंने देखा वही लड़की छत से लटक रही थी। उसके पांव छत को लग रहे थे, उसके बाल सीधे मेरे पेट पे पड़ रहे थे और वो इस अंदाज में लटकी हुई थी कि उसकी टांगें लंबी हो गई थीं। छत काफ़ी ऊंची थी, टांगें छत को टच हो रही थीं और उसका पूरा जिस्म लंबा होके नीचे आ गया था। और मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखती हूँ, मेरी आंखों के बिल्कुल सामने कोई मौजूद है, एक चेहरा जो उल्टा है। नीचे उसकी आंखें हैं, उससे ऊपर उसका नाक है, उससे ऊपर उसका मुंह है। और मुझे कुछ सेकंड लगे समझने में कि ये क्या है। तभी मुझे एहसास हुआ ये तो वही खौफनाक बला है, वही खौफनाक लड़की है, लेकिन इसका चेहरा उल्टा क्यों है। और जैसे इस बात का अंदाजा हुआ तो मैंने एकदम से चौंक के गर्दन को ऊपर देखा तो पता चला वो उल्टी लटकी हुई है, छत पे पांव टच हो रहे हैं और बाकी वजूद इतना लंबा हो के नीचे उसके सर के बाल मेरे पेट पे पड़े हैं और उसका चेहरा मेरे पेट से थोड़ा सा ऊपर है और वो मुझे घूर रही है कि उसी वक्त उसने अपनी लंबी सी जुबान निकाली। वो मेरे फेस से तकरीबन शायद 1-1.5 फुट के फासले पे होगी कि उसने अपनी लंबी सी जुबान निकाली उल्टे सर के साथ, क्योंकि वो उल्टी लटकी हुई थी। और वो जुबान, दादी कहती हैं, इतनी लंबी हो के मेरी थोड़ी के नीचे आई। उसने मेरी थोड़ी को करके ऐसे किया तो मैं शदीद डर गई। मैं चीख मारना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज़ ही बंद हो गई, मैं चीख तक न मार सकी। खौफजदा होकर इंसान जब चीख मारता है, मैं चीख तक ना मार सकी। उसी वक्त उसकी वो ज़बान वापस गई और वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई, जैसे वापस ऊपर की तरफ जा रही हो। वो थोड़ी सी ऊपर वापस गई और उसने अपने दोनों हाथों से मेरे वजूद को उठाया और उठा के नीचे फेंक दिया। और जैसे ही मेरा वजूद नीचे फेंका गया तो उसके बाद मैंने चीख मारने की कोशिश की तो मैं चीख मार पा रही थी और उसके बाद मैं मुसलसल चीखें मारती गई। मुझे नहीं पता कब आप लोग आए और आपने मुझे उठाया और ऊपर रखा है। अब वाले साहब परेशान हो गए कि 5 दिन तो सुकून से गुजरे थे, अब छठे दिन दादी ये बता रही हैं, क्या नींद में ऐसा हुआ है, नीचे गिरी हैं, क्या हुआ है, अब क्या किया जाए। डॉक्टर साहब बता चुके थे कि कोई जिन्नात का ऐसा मसला नहीं है। यकीनन इस उम्र में इस तरह के ख्वाब, इस तरह के बीमारी, शिज़ोफ्रेनिया हो जाती है, इंसान डरता है। वालिद साहब अगले दिन फिर डॉक्टर के पास चले गए, उनको सारी सूरत हाल बताई कि 5 दिन तो सुकून से गुजरे हैं, छठे दिन ये हुआ है। तो वो बोले आप परेशान ना हो जाता है, बाज़-औक़ात मेडिसिन असर कर रही होती हैं लेकिन दिमाग जब ज़्यादा उलझा होता है तो फिर से हो जाता है, मैं मेडिसिन चेंज कर देता हूँ।
उन्होंने मेडिसिन चेंज कर दी। अब दादी को चेंज मेडिसिन दी जाने लगी, लेकिन मामला रुका नहीं। नई मेडिसिन ने कोई काम नहीं किया। उससे अगली रात ना सिर्फ दादी सहन में बेहोश पाई गई, बल्कि उनके पूरे वजूद पे काफी चोटें लगी हुई थी। जब हम उनको उठा के लाए तो उनकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ थी, वो बार बार करा रही थी और उनकी कमर में शदीद दर्द हो रही थी। वो रात इतनी तकलीफ में दादी ने गुजारी कि उनके गाल लाल थे, उनके माथा लाल था जैसे किसी ने उनको मारा हो। उनके बाजू पे भी चोटों का निशान था, ऐसा उंगलियों के निशान थे जैसे कोई थप्पड़ मारता है। चेहरे पे, बाजू पे ऐसे निशान पड़े हुए थे, लेकिन उस दर्द की वजह से वो कुछ बता ना पाई। अब इंतजार नहीं किया जा सकता था। जितनी वो तकलीफ में थी, उनको फौरी तौर पे अस्पताल लेके गए और उनको जब अस्पताल में दाखिल किया गया तो पता चला टेस्ट कराने पे उनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट चुकी है, मतलब उसमें दरारें आ गई हैं। एक खौफनाक था। बूढ़ी औरत और रीढ़ की हड्डी में मसला हो जाए तो कहाँ सर्वाइव हो सकता है, लेकिन वो बेहोशी में चली गई थी। डॉक्टरों ने उनको तकलीफ से बचाने के लिए बेहोश तो कर दिया था, लेकिन वाले साहब चाहते थे वो उनसे पूछ सके वो अपने बिस्तर से बाहर कैसे पहुंची और उनके जिस्म पे ये सारे निशान कैसे थे। ये पुलिस केस भी बन सकता था, लेकिन डॉक्टर साहब से एक दुआ सलाम और एक ताल्लुक की वजह से वाले साहब ने फ़ोन भी करा दिया। वो जब होश में आ गई, इतनी बर्दाश्त में हुई, तो उन्होंने वाले साहब को बुलाया और इस अंदाज में बोली कि वाले साहब को इशारा करके कहा, कान मेरे करीब करो। वाले साहब कान उनके करीब ले गए और वो आखिरी अल्फाज थे जो दादी ने कहे थे, वो मारेगी, उसका बंदोबस्त करो। वो जो मेरे पास आई है, मुझे मार रही है, वो खुद नहीं आई, उसका उसी डाइन ने भेजा है, उसी डाइन ने जिसने कहा था मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हाँ, उसी डाइन ने। किस डाइन ने? वाले साहब ने पूछना चाहा, लेकिन दादी की आंखें ऐसे सीधी हो गईं जैसे कोई चीज उनको नजर आ गई हो और वो डर गई हो। वाले साहब पीछे हटे पूछने के लिए, किस डाइन ने कहा था? मां क्या कह रही हो? लेकिन वो चुप थी और उन्होंने जब देखा उनकी आंखें सामने की तरफ देख रही हैं तो वो मां से फिर मुखातिब हुए, बताइए मां जी क्या है, आप क्या बताना चाह रही हैं? लेकिन वो बता ना सकी। उनकी आंखें एक जगह पे रुक से गईं, वो डर गए। डॉक्टर को बुलाया गया। उनकी दिल की धड़कन चल रही थी, उनकी सांस चल रही थी, लेकिन उनकी आंखें एक जगह पे रुक सी गई थी। डॉक्टर ने कहा, अभी आप इनको छोड़ दें, हमें इनको देखने दें। डॉक्टर ने फिर उनका किया, लेकिन वो शायद उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात थे। पूरी डॉक्टरों ने कोशिश कर ली, लेकिन दादी जिंदा न रह सकी। आखिरी जुमला जो उन्होंने वाले साहब को कहा था वो ये कहा था, इस घर को छोड़ दो। दादी मर गई। मैं वहीं रहता था जिस सुपरवाइजर के तौर पे लगा था, आर्जी तौर पे मुझे लगाया गया था। वहां से मैं वापस आ गया। दादी की तदफीन हुई, सारा एक तदफीन कह रहे हैं उनका, वो एक मरने के बाद जिस तरह वो अपने दीन के, अपने धर्म के हिसाब से वो करते हैं, चिता जलाते हैं, वो सारा कुछ किया गया। लेकिन मुझसे किसी बात का जिक्र नहीं हुआ, मुझसे कुछ भी नहीं बताया गया। वालिद साहब ने बाकी फैमिली को मना कर दिया था, गोपाल को नहीं बताना। यूं मुझसे हर बात को छुपाया गया कि वो अभी जॉब कर रहा है, उसको कोई महसूस ना हो। अब कुछ दिनों के बाद जब सारा कुछ हो गया, वाले साहब ने कहा, ठीक है बेटा तुम जाओ। अब मकान तो हमारा था नहीं, किराए का था और कंपनी की तरफ से था, तो वाले साहब ने फैसला किया कि वो इस घर को छोड़ के किसी और घर में शिफ्ट हो जाएंगे। दादी के आखिरी लम्हे में जो एक निशान पड़े थे वो कमर पे भी मौजूद थे। अब इंसान खुद भी एक शिज़ोफ्रेनिया बीमारी का शिकार हो जाए, जिसमें डॉक्टर कहते हैं इंसान अपने आप को तकलीफ पहुंचाता है, तो बज़ाहिर जहां पे इंसान का हाथ पहुंच सकता है वो उन जगहों पे तकलीफ पहुंचाएगा, पीछे कमर पे कैसे तकलीफ पहुंचाएगा? दादी की तो कमर पे भी निशान थे। तो तभी वाले साहब चौंके और उन्होंने कहा, वो शायद सही कह रही थी, हमें समझ नहीं आई, हम डॉक्टर के चक्कर में रहे, हमें मेरे ख्याल में घर चेंज कर लेना चाहिए। यूं उस घर को छोड़ के वाले साहब ने एक और घर ले लिया।
ये भी एक किराए का घर था, काफी बड़ा घर था। उस घर के अंदर एक अजीबो गरीब बात जो सबसे पहले मेरी बहन ने महसूस की कि एक शाम वो बैठी हुई थी कि उसको घर के अंदर एक ऐसे सड़े हुए गोश्त की बदबू आई, जैसे किसी का गोश्त, कोई जानवर मर जाता है और वो गोश्त सड़ना शुरू हो जाता है और उस गोश्त से जो बदबू आती है, स्मेल आती है, वैसी स्मेल आ रही थी। वो अपने कमरे से निकल के आई, मां से आके कहा, मां पता नहीं मेरे कमरे में कोई चूहा मर गया है, क्या मर गया है, इतनी बुरी स्मेल आ रही है। वालदा अंदर कमरे में गई, वालदा को कोई भी स्मेल ना आई। उन्होंने कहा, बेटा कोई चीज मरी होती तो मुझे भी स्मेल आती, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। बहन कहे, अम्मा आपको क्यों नहीं स्मेल आ रही, इतनी गंदी बदबू फैली हुई है। लेकिन वालदा को कोई बदबू की स्मेल ना आई। लेकिन थोड़ी देर के बाद बहन बोली, हां शायद अब खत्म हो गई है। फिर वही स्मेल एक दफा मेरा छोटा भाई ऊपर छत पे खड़ा था। शाम का टाइम हो चुका था कि एकदम से ऊपर इतनी गंदी स्मेल आना शुरू हो गई। वो भी परेशान हो गया कि ये कैसी स्मेल है, इतनी गंदी स्मेल, जैसे कोई गोश्त गल सड़ जाता है, किसी जानवर को मुर्दा हालत में फेंक दिया जाए और पड़े पड़े उसका गोश्त, कुत्ता गधा मर जाता है तो उसका गोश्त तरह सड़ता है, जिस तरह स्मेल आती है, वैसी स्मेल आनी शुरू हुई। तो उसने समझा शायद साइडों से, इधर उधर से कहीं से ये स्मेल आई है। वो जल्दी से नीचे आ गया। मां ने कहा, क्या हुआ? कहता है, मां ऊपर पता नहीं गंदी स्मेल आ रही थी, मैं नीचे आ गया। लेकिन वालदा ने उस दिन एक इंकशाफ किया। वाले साहब को बिठा के उन्होंने कहा, मुझे पता है आप इन चीजों को नहीं मानते। लेकिन वाले साहब अंदर से अंदर मान चुके थे कुछ, लेकिन वालदा के सामने इजहार नहीं किया था कि अंदर क्या मान चुके थे कि दादी के कमर पे जो पीछे निशान थे वो कैसे पढ़ सकते हैं। तो उनके पास भी एक सवाल था। वालिद ने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? तो वालदा बोली, वो सही कहती थी, कुछ ना कुछ उनके साथ जरूर था। लेकिन क्योंकि आप मानते नहीं थे और मैं हमेशा चुप कर जाती थी, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, आप भी हों, लेकिन ये चीजें भी तो वजूद रखती हैं। मैंने आपको एक दिन कहा नहीं, एक दिन मेरे अपने साथ भी वाकया हुआ था। वाले साहब चौंके और कहा, क्या कहना चाह रही हो? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने जब डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने कहा था इंसान के दिमाग में इस तरह की चीजें सवार हो जाती हैं कि उसको महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस घर में मुझे भी हल्का फुल्का कुछ महसूस होना शुरू हो गया था। एक दिन मैं किचन में खड़ी काम ही कर रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई पीछे से तेजी से गुजरा है। मैं समझी बेटी है, मैंने आवाज दी लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने दूसरी दफा आवाज दी, कोई जवाब ना आया। तो मैं चलती हुई कमरे में गई, देखा बेटी कमरे में है। मैंने कहा, तुम्हें आवाज दी है, तुमने सुना नहीं? उसने कहा, अम्मा मुझे कब आवाज दी है? उसने कहा, अभी तुम जब गुजरी हो। उसने कहा, मैं तो काफी देर से कमरे में हूं अम्मा, मैं तो बाहर ही नहीं आई, भाई होगा। मैं वापस आ गई। जब बेटा आया उससे पूछा तो उसने कहा, मां मैं तो अभी आ रहा हूं घर में। क्योंकि मैंने उससे सवाल किया, तुम घर आए थे? उसने कहा, नहीं मैं तो अभी आ रहा हूं। फिर मैंने पूछा, सोचा बेटी भी कमरे में है, बेटा भी अभी आ रही है, फिर कौन था जो क्लियर महसूस हुआ? शायद, मैंने अपने आप से कहा, मेरा वहम होगा। लेकिन एक दिन किचन में काम करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं काम कर रही हूं, मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे कैसे महसूस हुआ कि जिस तरह रोशनी इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ी थी, रोशनी इस तरह पड़ रही थी कि मेरा साया, मेरा शैडो मुझे नजर आ रहा था, मेरा शैडो है, और काम करते हुए मेरा हाथ जिस तरह चल रहा था तो वो मेरा शैडो भी उसी तरह हिल रहा था। और जब मैंने अपने शैडो को देखा, अपने हाथों को हिलते हुए देखा तो समझ गई ये मेरा शैडो है। लेकिन उसी वक्त मेरे साए, मेरे शैडो के बिल्कुल साथ एक और शैडो भी नजर आया। जब एक और शैडो नजर आया तो मैं एकदम से चौंक गई और खड़ी होकर हाथों की मूवमेंट को रोक दिया कि ये मेरा डबल शैडो तो नहीं बन रहा। और जब मैंने हाथों की मूवमेंट को रोक दिया तो वही मेरा जो साया था वो तो अपनी जगह पे स्टिल हो गया मेरी तरह, लेकिन जो दूसरा साया था
उसके हाथ बकायदा उस तरह हिलने शुरू हो गए जैसे पहले मैं हाथ हिला रही थी, और तेजी से मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। वापस मुड़ के साये की तरफ देखा, साया भी नहीं था। मैं डरी तो नहीं, लेकिन चौंक जरूर गई थी कि यह मेरा वहम नहीं हो सकता। मैं चाहती थी आपसे इस बात का जिक्र करूं, लेकिन जानती थी अम्मा की वजह से आप परेशान हैं और आप कहेंगी कि अब तुम्हें भी ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है, क्योंकि उन दिनों आप बैठ के मुझे भी यही कहते थे, अम्मा को शायद अब्बा की याद आती है, बूढ़ी हो गई है, इस तरह की बातें करते थे। तो मैं डरती थी कि आपको कहा कहीं आप भी मुझे पागल ना कह दें। लेकिन फिर मैंने क्लियर महसूस कर लिया था। किचन में काम करते हुए अब मैं चौकन्नी होकर खड़ी होती थी, ऐसी चौकन्नी के इधर इर्द गिर्द मेरी निगाह होती थी। बेटी कहाँ है, बेटा कहाँ है, ये मुझे पता होता था। आपका तो एक मखसूस टाइम है, और उस शाम में किचन में खड़ी काम कर रही थी। ये उन दिनों की बात है जिस दिन दादी के साथ रात को वो वाकया हुआ था, उससे एक रात पहले की बात है। यानी शाम के टाइम मेरे साथ वाकया हुआ था, और उसी रात को दादी के साथ वो वाकया हुआ था जब उनकी रीढ़ की हड्डी क्रैक हो गई थी। मैं किचन में खड़ी काम कर रही थी कि मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मेरी कमर पे किसी ने उंगली टच की है। ऐसे बकायदा उंगली महसूस हुई, मैंने यूं झटका लिया। ये तो बकायदा उंगली से महसूस हुई। मैंने पीछे देखा, कोई भी नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बकायदा एक हाथ, जिसकी नाखून इतने नुकीले थे कि मेरे कंधे पे हाथ रखा गया। पीछे से जब हाथ रखते हैं तो नाखून आगे की तरफ आके टच होंगे, जब पीछे से आप हाथ रखेंगे तो उसके जो आगे के नाखून थे, बकायदा मेरे कंधे पे हाथ रखा गया और उसके नाखून चुभ से गए मुझे। मेरे मुंह से एक सिसकी सी निकल गई, ऐसे जैसे दर्द होता है, क्योंकि किसने अपने नाखून को चबो दिया था मेरे कंधे में। और जब मैंने सिसकी ली, झटका मारा, पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं शदीद डर गई थी। अम्मा तो उन दिनों में अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी, आप जानते हैं। लेकिन उसी रात जब वो वाकया हुआ और अम्मा को अस्पताल ले गए, वो इस दुनिया से चली गई और आपने खुद ही कह दिया कि हम इस घर को छोड़ रहे हैं, तो मैं मुतमईन हो गई कि शुक्र है हम इस घर को छोड़ रहे हैं, वरना मैं खुद आपसे कहना चाहती थी। लेकिन आज बच्चों को जो महसूस हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन उनको जले हुए सड़े हुए गोश्त की बू आ रही है। अब्बा भी बोल पड़े, हाँ, जब आखिरी दफ़ा अम्मा को चोट लगी थी, उनके पूरे जिस्म पे ऐसे हाथों के निशान थे जैसे उनको मारा गया हो, उनकी कमर पे भी निशान थे। तब मैं भी डर गया था। मैंने तुमसे नहीं कहा था, लेकिन मुझे लग गया था, नहीं अम्मा सही कह रही हैं, कुछ गड़बड़ जरूर है। अच्छा होता तुम भी मुझे बता देती। वाले साहब शर्मिंदा से हो गए, जैसे वो अपने बात पे अड़ गए थे। अगर उस वक्त कुछ बातों को समझ लेते, किसी पंडित को, किसी साधु को, तांत्रिक को बुला लेते, तो शायद ये मसला हल हो जाता। लेकिन उधर मैं जो फैक्ट्री में गया था, उधर एक नया किस्सा मुझे सुनने को मिला। मुझे पता चला कि इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो बाहर रहते थे, फिर वो यहां इंडिया आ गए। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उनके बच्चे ये सब कुछ संभाल रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हालात हुए, इसके बारे में फैक्ट्री में मुख्तलिफ कहानियां थी, सही कोई भी नहीं जानता था, कि वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। कौन सी बात हुई, कौन सा वाकया हुआ, किसी को नहीं पता, लेकिन उनका दिमागी तवाज़ुन ऐसे खो गया कि अब वो कभी कहां भटकते, कभी फैक्ट्री में फिरते रहते, किसी के साथ भी जमीन पर बैठ जाते। वो खाना खा रहा होता तो उसके साथ खाना खाना शुरू कर देते। लड़ते नहीं थे, बदतमीजी नहीं करते थे, कोई खाने को दे देता तो चुप करके खा लेते थे। अजीब से थे। और जब मैं वहां गया, मुझे उनके बारे में बता दिया गया था कि ये मालिक हैं, इनके बेटे इनको पागल खाने में इसलिए दाखिल नहीं करवाते, वो चाहते हैं बस पागल खाने में हम अपने वालिद को देख नहीं सकेंगे। वो अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो कहते हैं बस ऐसे फिरते रहे, इनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इनकी देखभाल करते रहें। तो यहां फैक्ट्री में काम करने वाले लोग उनकी देखभाल करते हैं, कभी कभी वो यहां भी फिरते हैं, घर भी फिरते हैं, उनको आज़ादी है। मैंने उनको जब देखा
पहली दफ़ा उनका मेरा आमना सामना हुआ, मुझे उनके बारे में बता दिया गया था। जब वो बिल्कुल मेरे सामने आए तो वो रुक से गए और मेरी आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू हो गए कि मुझे एक झुरझुरी सी महसूस हुई। मुझ जैसा लड़का जो कभी डरता नहीं था, उनकी आंखों की तपिश को बर्दाश्त ना कर सका। उनकी आंखों में एक ऐसी तपिश सी थी जैसे वो इस अंदाज में मुझे घूर रहे थे कि मेरे वजूद ने एक थरथरी ली, कपकपाहट महसूस हुई और मैं डर सा गया। वो कुछ देर मुझे खड़े होकर देखते रहे और एकदम से कोई उनके पास आया और बोला, आइए आइए आइए, और उनको लेकर चला गया। अब वो उसके साथ जाने तो लगे, मैं अपनी जगह पे खड़ा हो गया था। जब वो उसके साथ जाने लगे तो फिर से गर्दन को मोड़ा और पीछे मेरी तरफ इस अंदाज में देखा, मुड़ के बकायदा मुझे देखा, और पता नहीं क्यों पहली दफा मुझे खौफ सा महसूस हुआ। वो खैर जाग चले गए। अब वो अक्सर फैक्ट्री में मुझे नजर आते, लेकिन जब भी उनका और मेरा आमना सामना होता तो मेरी आंखों में इस तरह टिकटिकी बांध के देखना शुरू कर देते कि मैं हैरान हो जाता। मैं सुपरवाइजर था, कोई यार दोस्त भी नहीं बना सका था कि कोई मुझसे कहता, लेकिन शायद सब मेरे रोब की वजह से मुझसे डरते भी थे। रोब से मुराद में खामोश तबीयत था, ज़्यादा किसी से फ्रैंकनेस नहीं थी, ज़्यादा बनावटी नहीं था, मिलना घुलना कम ही था, काम से काम रखता था। कोई आता उसकी जो भी हेल्प होती, जिस मकसद के लिए आता, मैं उसका मकसद पूरा कर देता। लेकिन लोगों को भी शायद महसूस हो गया था कि वो ऑनर जो थे वो सिर्फ मुझे टिकटिकी बांध के देखते थे, बाकियों को नहीं, इधर उधर फिरते रहते थे। मुझे किसी ने कहा कि इस फैक्ट्री में भी कुछ ऐसे मामलात हैं। अक्सर जो रात को काम करते हैं लोग, वो डर जाते हैं। मैंने इस बात पे कोई तवज्जो ना दी। वो शायद चाहते थे कि मैं वाकयात सुनूं और उनसे पूछूं किस बात पे डर जाते हैं, क्या होता है, लेकिन मैंने आगे से पूछा ही नहीं। मैंने उनसे इतना कह दिया, ये जो डर होता है, खौफ होता है, ये इंसान के दिमाग में होता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इंसान इस वजह से बहुत ज्यादा डर जाता है। खैर, मैं उधर जॉब करता रहा। अब नाइट ड्यूटी में कर रहा था। उन दिनों में मैं नाइट की ड्यूटी करता, इधर उधर हर जगह पे फिरता रहता। तकरीबन ये एक रात के 10 बजे का टाइम होगा। लोग फैक्ट्री में सारे काम कर रहे थे। मैं ऐसे राउंड लगा रहा था कि मुझे एक जगह पे वही ऑनर जो पागल थे ऐसे जाते हुए महसूस हुए। मैंने कहा, ये रात को इधर क्या कर रहे हैं? ये तो अमूमन दिन को होते हैं, वो तो फैमिली इनको ले जाती है, इस तरह तो नहीं छोड़ते होते। तो ये देखने के लिए कि कहां जा रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं खुद ब खुद उनके पीछे जाना शुरू हो गया। मैं जैसे ही चलता चलता उनके पीछे गया तो वो बिल्कुल फैक्ट्री के एक बैक साइड वाले हिस्से की तरफ जा रहे थे, और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कि उनको महसूस भी ना हो उनके पीछे जाऊं। और जब वो बिल्कुल आगे फैक्ट्री के कोने की तरफ गए, आगे वो हिस्सा मुड़ता था, और मैं चलते चलते जैसे ही उस कोने के करीब पहुंचा, मैं एकदम से मुड़ा नहीं कि पहले देख लूं वो कहां है, और मैं कोने के करीब खड़ा हो गया कि मैं ऐसे झांक के देखूं, उनको महसूस ना हो। और जब मैंने जैसे ही झांक के देखा, मैं वहां पे फ्रीज हो गया, बुत सा बन गया। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो बहुत ही अजीब मंजर था। वो फैक्ट्री का ऑनर जो पागल सा था, मुझसे कुछ ही फासले पे सामने खड़ा था। उसका मुंह मेरी तरफ था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक अजीबो गरीब मखलूक खड़ी थी। उसने अपना सर झुकाया हुआ था, हाथ ऐसे जैसे कोई बांध के खड़ा होता है किसी से डर के या अदब में, हाथ ऐसे सामने बांध के और सर झुका लेता है, ऐसे ही उनका सर झुका हुआ था। लेकिन उसके सामने जो चीज़ खड़ी थी उसको देख के मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। उसका वजूद ऐसे था जैसे मिट्टी का बना हुआ होता है, जैसे कहीं पे मिट्टी का कीचड़ हो बहुत ज़्यादा। एक कीचड़ इस तरह का होता है जिसमें इंसान धंसता जाता है, और इंसान अगर उसमें टुबकी लगा दे तो उसके पूरे वजूद के ऊपर कीचड़ लग जाता है। अक्सर लोग जब नहाने के लिए ऐसे नहरों के करीब जाते हैं तो वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा जहाँ गीली हो जाती है, तो उस मिट्टी को तोड़ तोड़ के बहुत ज़्यादा गीला करके उसके फेस पे, बाजू पे लेप कर देते हैं मिट्टी का। इसी तरह वो जो चीज़ भी थी उसके जिस्म पे जैसे किसने लेप दे दिया हो मिट्टी का, या वो अभी उस वक्त जंप लगा के आई हो बाहर किसी ऐसे कीचड़ से, ऐसे मिट्टी से कि उसकी वजूद से बकायदा मिट्टी नीचे गिर रही थी। लेकिन उसकी कलेयर पीछे दुम भी थी, जैसे जानवर की दुम होती है।
और उसके पांव इस अंदाज के थे जैसे ऊंट के पांव होते हैं। उसकी टांगें, उसका नीचे वाला हिस्सा काफी भारी भरकम था, घुटनों तक उसके जो पांव थे और हिस्सा था वो बहुत मोटा और बहुत फैला हुआ था, लेकिन घुटनों से ऊपर बिल्कुल वो कमजोर हड्डियों का ढांचा। इस अंदाज में कि हाथी की तरह बड़े बड़े उसके पैर, मोटे घुटनों तक मोटा हिस्सा, घुटनों से ऊपर बिल्कुल बारीक, और पीछे की तरफ एक उसकी दुम, कमर उसकी इस तरह की थी कि कमर की हड्डियां तक नजर आ रही थीं, और उसका जो सर था वो ऊपर से गंजा था। उसका सर इस अंदाज में बना हुआ था जैसे किसी बत्तख का या किसी ऐसे जानवर का सर हो जो पीछे से गंजा हो लेकिन आगे चूंच सी बनी हो। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, पीछे से सर को देखा जो इस तरह सर था जैसे किसी इंसान का नहीं, चिपका हुआ किसी जानवर का पतला सा सर हो। और उसके बाजू बहुत ही लंबे थे, इतने लंबे कि शायद उसके कद से भी लंबे, और उसने अपने बाजू इस तरह फैला रखे थे, यानी बाजुओं को उसने खोल रखा था। और वो क्या बोल रहा था, वो क्या कह रहा था, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन एक ऐसी अजीबो गरीब मखलूक को देख के मैं डर सा गया। मैं डरा क्या कि मैं तो छुप के देख रहा था, मुझे पता ही ना चला कि मैं इतना खौफजदा हो गया हूं। जो दीवार के पास खड़ा होकर छुप के देख रहा था वो डरते डरते बिल्कुल ही सामने आ गया। यानी खौफ का ये आलम था कि मुझे इतना भी होश ना रहा कि मैं बिल्कुल दीवार में छुप जाता। खौफ की वजह से मैं उसके सामने ही आ गया, और तभी उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसी बला ने, उस पागल का सर तो अभी भी झुका हुआ था, उसने तो मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन उस बला टाइप चीज ने जब पीछे मेरी तरफ मुड़ के देखा तो पीछे उसका एक जो गंज सा था चिपका हुआ था, उसके आगे लंबा सा एक हिस्सा था और बिल्कुल उसके एंड पे एक फेस लगा हुआ था, इंसान का फेस। यानी इस अंदाज में उसको समझिए कि पीछे सर है, सर से आगे 1 फुट लंबा चेहरा है, गोल सा हिस्सा है, यानी गर्दन भी नहीं कह सकते, एक गोल सा हिस्सा है, गर्दन एक और है, ऊपर सर है, और सर के आगे जैसे चूंच होती है बत्तख की लंबी सी, ऐसे ही एक गोल सा हिस्सा है और सीधा आगे की तरफ जा रहा है। और बिल्कुल एंड पे छोटा सा, यानी कोई 5 इंच का कह लीजिए, 6 इंच का कह लीजिए, इंसान का मुंह बना हुआ है। जैसे पिंक पैंथर हम कार्टून देखते थे जिसका लंबा सा एक मुंह होता था और आगे उसकी वो मुंह बना होता था, उसकी तो आंखें पीछे होती थी, इसकी पूरा आगे था और आगे ही आंखें, छोटी सी आंखें, छोटा सा नाक, छोटा सा मुंह बना हुआ था 5-6 इंच का, और लंबा सा मुंह। इतनी अजीबो गरीब बला थी कि मैंने जैसी देखा और उसके मुंह से एक भयानक सी आवाज निकली। वो जोर से धाड़ा, और वो जैसे ही धाड़ा उसकी आवाज निकली, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना याद है मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते 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 मैं पीछे उस जगह से तो भाग आया, फैक्ट्री से दौड़ते 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 अपने किस तरह कमरे तक पहुंचा जो मेरा ऑफिस था। दिन को तो मैं एक और ऑफिस लेता था, रात को मैं वहां पे सो भी जाता था, ऑफिस भी बनाया हुआ था। कि मैं भागते भागते, उस जगह पे मेरा बिस्तर भी लगा हुआ था, मैं उस कमरे में दाखिल हुआ। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन मैं जाते ही बिस्तर पर गिर सा गया। मैं जैसे ही बिस्तर पे गिरा, कमरे की लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। धड़म से दरवाजा बंद कर दिया किसी ने, मैंने किसी को नहीं दरवाजे को बंद होते देखा। दरवाजा धड़म से बंद हो गया, लाइटें ऑन ऑफ होनी शुरू हो गई, और उसी वक्त मैं जिस बिस्तर पर लेटा कांप रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज थी। जो मैं मंजर देख के आया था, जिसकी मैं बेहोश नहीं हुआ था, शुक्र है मैं अभी होश में था, कि उसी लम्हे लाइट टोटली ऑफ हो गई। और जैसे ही लाइट ऑफ हुई, मैंने अपने दोनों टांगों के अंदर हाथों को महसूस किया कि मेरी दोनों टांगों में किसी ने हाथ डाले हैं, और मेरे दोनों पांवों के ऊपर वाले हिस्से को किसी ने जोर से जकड़ लिया है। और उसी वक्त मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली है। मैं इतना खौफजदा था, कैसे मैं चीख मार पाया मुझे ये भी नहीं पता, बस मैंने एक जोरदार चीख मारी है, और उस घुप अंधेरे में किसी ने मुझे टांगों से पकड़ के खींच लिया है। आहिस्ता आहिस्ता वो हाथ मुझे अपनी तरफ
खींच रहे थे और मेरा वजूद जो मुसलसल चीखें मारता जा रहा था वो खींचता जा रहा था, खींचता जा रहा था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद ना रहा। उधर भागते हुए मुझे किसी ने देख लिया था। मैं जितनी तेजी से भागता हुआ जा रहा था वो गया और उसने स्टाफ के किसी और बंदे को कभी भी कहा मेरे बारे में कि वो भागते हुए जा रहे हैं, पता नहीं क्या है। उन्होंने कहा चलो यार देखते हैं। वो भी भागते हुए उस कमरे की तरफ आ रहे थे कि मेरी चीख उन्होंने सुन ली। मैंने एक जोरदार चीख मारी थी और उसके बाद चीखों का सिलसिला शुरू कर दिया तो काफ़ी लोग वहां पे जमा हो गए। दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दरवाज़ा था कि अंदर से बंद कर दिया गया था। पूरा वो जोर लगा रहे थे, दरवाज़ा नहीं खुला। तो उन्होंने फैसला किया कि इनकी हालत इस तरह की है, जिस तरह वो चीखों पुकार कर रहे हैं, जल्दी से दरवाजे को तोड़ दिया जाए। और वहीं एक बुजुर्ग जो काफ़ी अरसे से उस फैक्ट्री में काम करते थे, सबसे सीनियर थे वो तेजी से उनके साथ आए और कहा रुक जाओ, ऐसे नहीं, मैं समझ गया हूं मामला बहुत खौफनाक है। उन्होंने बाहर खड़े होकर पढ़ाई की। वो दरवाज़ा जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, लगता था जैसे लोहे का बन गया हो, लगता था जिस पे कोई रत्ती बराबर असर भी नहीं हो रहा था। वो सारे बहुत परेशान थे। मैं चीखें मारता मारता, क्या हुआ था मुझे किसी को कुछ नहीं पता, मेरी चीखें बंद हो चुकी थीं। मेरे नाम को पुकारा गया, मुझे आवाज़ें दी गई लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब ये दरवाज़ा उस बुजुर्ग ने पढ़ाई करके दरवाजे पे फूंका तो कहा अब इसको खोलो, तोड़ो। तो फौरी वो दरवाज़ा टूट गया। लेकिन अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। उन लोगों ने अपनी आंखों से जो मंजर देखा था, उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैं दीवार के साथ इस तरह चिपका हुआ था कि मेरी टांगें ऊपर की तरफ थीं और मेरा मुंह नीचे की तरफ था। छिपकली तो ऐसे चिपक सकती है, इंसान नहीं। यानी जैसे इंसान दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए, अपने हाथ ऊपर कर ले और उसको आप घुमा के उल्टा कर दें तो उसके पांव ऊपर की तरफ होंगे, मुंह उसका दीवार की तरफ होगा। मुझे उन लोगों ने देखा कि मैं बिल्कुल दीवार पे उल्टा चिपका हुआ हूं। टांगें ऊपर हैं, सर नीचे की तरफ है और मेरा फेस और मेरा सीना दीवार की तरफ है। उन लोगों को मेरी कमर नजर आ रही थी। यह नामुमकिन था कोई इस अंदाज में दीवार पे चिपक जाए, क्योंकि मेरा जो सर था वो जमीन पे टच नहीं हो रहा था। जमीन से काफी ऊंचा मैं दीवार पे चिपका हुआ हूं। वो सारे बेइंतहा खौफजदा हो गए। यह पॉसिबल ही नहीं था कि कोई इंसान इस तरह चिपक सके। शायद मोबाइलों का दौर होता तो कोई उसको रिकॉर्ड भी कर लेता। मेरी टांगे ऊपर हैं, सर नीचे हैं और मैं दीवार पे चिपका हुआ हूं, जमीन से काफी ऊंचा। तो बुजुर्ग पहले ही जो समझ गए थे, मुसलसल विर्द करते रहे और लोगों को कहा मेरे पीछे आओ। जब लोग आगे चले गए तो कहा इसको हाथ रखो इसके वजूद पे। उन्होंने मेरे वजूद पे हाथ रख लिया। वो कुछ पढ़ते रहे और उसके बाद उन्होंने फूंक मारी तो मेरे वजूद जो बिल्कुल चिपका हुआ सा था वो उस दीवार से हट गया। उन्होंने मुझे पकड़ा और लिटा दिया। मेरे ऊपर मुसलसल वो पढ़ाई करते रहे यहां तक कि मैं होश में आ गया। जब मैं होश में आया तो उस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ था? मेरे अंदर इतना खौफ था, जो कभी डरता नहीं था वो इतना खौफजदा था कि वो सबको देखे, अपनी इंसल्ट को फील करे कि यार सारा मेरे तमाशा देख रहे हैं। उस बुजुर्ग ने कहा रुको, सबको बाहर भेज दिया। मुझे हौसला दिया और कहा बताओ। मैंने उनको बताया कि मैंने क्या देखा था और उसके बाद आखिरी लम्हे में मेरे पांव में हाथ पड़े थे और उसके बाद उन हाथों ने मुझे खींचना शुरू कर दिया था और उसके बाद मुझे याद नहीं, मैं बेहोश हो गया था। उन्होंने उसके बाद मुझे बताया कि कैसे मैं दीवार से किस तरह चिपका हुआ था और वो मुझसे बोले, बेटा मैं इतना कर सकता था, इससे ज्यादा मेरे पास भी इल्म नहीं है, लेकिन मैंने इतना मालूम जरूर कर लिया है अपने इल्म से, तुम्हारी खानदान के लोग भी खतरे में हैं। ये मामला आज का नहीं है। बज़ाहिर जो तुम्हें लग रहा है तुमने यहां देखा है, किसी और ने आज तक नहीं देखा, तो तुम्हें दिखाया गया है। जाओ बेटा, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को बचाओ, उनकी जिंदगी को भी खतरा है। मैंने कहा बाबा जी आप क्या कहना चाह रहे हो? कह रहे हाँ, ये आज का मामला नहीं है, ये शदीद जादू का मामला है।
ये जान ले लेगा तुम्हारे ख़ानदान के लोगों की। मैंने कहा, क्योंकि दादी का तो मुझे उन्होंने बताया ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है जी, मैं जाता हूँ। फौरी तौर पे मैंने तैयारी की और घर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं घर पहुंचा हूं तो पता चला अम्मी की तबीयत खराब है, उनको अस्पताल लेके गए हैं। मैं परेशान हो गया। मैंने अपना सामान वगैरह रखा घर पे, लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर पे गया, सामान वगैरह रखा, मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं अस्पताल जाना चाहता था, लेकिन मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। मैं चाहता था मैं कुछ लम्हे सो जाऊं टैबलेट खा के, ताकि मेरा दिमाग फ्रेश हो, फिर मैं उसके बाद जाऊं। मैंने एक टैबलेट ली और बिस्तर पर लेट गया। मैं कितनी देर सोया मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जिस वक्त मेरी आंख खुली मैं करवट लेके सोया था और उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कोई बिल्कुल मेरे पीछे लेटा है, इस अंदाज में कि उसकी गरम गरम सांसें मैं अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा हूं। मैं लेटा रहा, मैं नींद में था, मैं जाग गया। मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं नींद में हूं? नहीं, मैं तो जाग गया हूं। आंखें मेरी खुल गई हैं, मैं कमरे को देख पा रहा हूं, लेकिन अभी भी मेरी गर्दन के पीछे किसी की गरम गरम सांसें महसूस हो रही हैं। क्या कोई लेटा है? लेकिन उसी लम्हे वो जो भी लेटा था उसने अपना बाजू, जैसे कोई किसी को पीछे लेट के गले लगाता है, अपना वो बाजू मेरे ऊपर रख दिया। और जैसे ही मैंने उस बाजू को देखा तो मेरी रही सही कसर खत्म हो गई। खौफ के मारे मेरी जान निकलने वाली हो गई। उस बाजू के नाखून इतने, उसके हाथों के आगे इतने बड़े बड़े नाखून थे, नोकदार, और उसका बाजू इतना पतला और हड्डियों की तरह था कि मैं कांपना शुरू हो गया। ये तो किसी इंसान का बाजू ही नहीं था। उसी वक्त मैंने झटका लिया और एकदम से करवट बदली और अपने पीछे उस सर के ऊपर बाल डाले हुए उस लड़की को जब मैंने देखा तो मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया। मेरे पीछे एक लड़की लेटी थी जिसका कद कोई 6 से 8 फुट होगा। वो एक बिल्कुल सुक्की पतली हड्डियों का ढांचा थी, उसके चेहरे के ऊपर बाल पड़े हुए थे और उसी की गरम गरम सांसें मेरी गर्दन पे महसूस हो रही थी। उसी ने अपना बाजू मेरे ऊपर रखा था और मैं जब बेहोश हुआ तो मुझे नहीं किसी बात का होश रहा। भाई जो पहले ही कमरे का चक्कर लगा के गया था कि मैं सो रहा हूं, दोबारा आके देखता हूं, वो थोड़ी देर के बाद आया तो उसने कहा मैं अभी तक सो रहा हूं। उसने मुझे जगाने की कोशिश की और जब उसने मुझे हिलाया तो उसको महसूस हुआ मैं इतनी गहरी नींद तो नहीं सोता। उसने जोर लगाया, काफी कोशिश की और आखिरकार मैं होश में आ गया, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था ये बेहोश है। और इतनी देर में अब्बू वगैरह को भी उसने इतला वगैरह कर दी। मैं होश में तो आ गया, अम्मी अस्पताल में थी, बहन भी आ गई और सब मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे पूछा क्या हुआ। और उनको मैंने बताया कि मैं ऐसे लेटा था और ऐसे मेरे पीछे महसूस हुआ है और उसकी वजह से मैं खौफ से बेहोश हुआ हूँ। वो इस तरह की कोई लड़की थी, उसने अपने चेहरे पे बाल डाले हुए थे और हड्डियों का ढांचा थी और उसके बड़े बड़े नाखून थे हाथों के और लंबी सी उसकी बाजें थी जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा थी। वाले साहब ने कहा जल्दी से हमारे साथ आओ। हमें घर से लिया और सीधा वहीं पे एक पंडित साहब थे, उनके पास लेकर गए। पंडित साहब के पास एक मुसलमान बुजुर्ग थे, वो भी आए हुए थे। दुआ सलाम के बाद उनको सारी सूरत हाल बताई गई और वहीं पे वालिद साहब ने उनको बताया कि उनकी वालदा यानी मेरी दादी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैंने ये वाकया नहीं सुना था, ना मुझे किसने बताया था कि उनकी मौत कैसे वाक़या हुई थी। उन्होंने वो सारा वाकया सुनाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरी वालदा के साथ क्या हुआ था, मेरी वालदा कैसे डरी थी, कैसे उनको नाखून महसूस हुए थे, कैसे उन्होंने किसी साये को देखा था। और उसके बाद मैंने भी अपनी सारी स्टोरी बता दी। अधूरी तो अभी मेरे बाप को पता थी। मेरे बाप ने तो यहां तक बताया कि मैंने घर के अंदर अपने पीछे किसी को लेटे हुए देखा है और ऐसे ऐसे देखा, मैं बेहोश हो गया हूं। और मेरे वाले साहब बोले शायद ये वही मखलूक है जो मेरी मां को नजर आती थी। तो मैंने अधूरी कहानी को मुकम्मल किया, उनको वो वाकया भी सुना दिया जो मेरे साथ उस फैक्ट्री में हुआ था। और तब वाले साहब ने बताया कि इसकी वालदा पहले ही उसी लड़की की वजह से अस्पताल में है। वो लड़की मेरी वालदा को भी नजर आई थी और उसकी वजह से वालदा बेहोश हो गई थी, खौफजदा हो गई थी।
और अब वालदा को घर में मुसलसल सड़े हुए गोश्त की बदबू आती थी, मेरे बहन भाइयों को भी आती थी, और ख्वाबों में सारे डर रहे थे। लेकिन वालदा ने हकीकत में जब उस बला को देख लिया जिसको मैंने अभी देखा था, तो वो बेहोश हो गई। उनको अस्पताल लेके गए। पंडित भी बैठे थे और एक वहां पे कोई मुसलमान बुजुर्ग भी थे। जब सारी बात उनको बताई गई, उन्होंने कहा, आप बेफिक्र होइए, आपकी बीवी अस्पताल में है। उन्होंने कहा हाँ। तो बुजुर्ग जो बैठे थे उन्होंने एक तावीज़ दिया और कहा, जाके उसके गले में डाल दो, बाकी अपनी फैमिली को यहीं बुला लो। वाले साहब ने वो तावीज़ वालदा के गले में अस्पताल में जाके डाल दिया और बाकी फैमिली को बिठाया। तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की। दोनों ने अपनी पढ़ाई की। क्या किया कि थोड़ी देर के बाद बोले, ये वो जादू है जिसको कहते हैं हांडी का जादू, दुनिया का सबसे खतरनाक जादू। दुनिया का सबसे खतरनाक जादू वो जो हांडी पे किया जाता है तबाह हो बर्बाद करने के लिए। ये हांडी का जादू कराया गया है। उस हांडी के जादू की वजह से एक चीज तुम्हारी फैमिली के साथ लगा दी गई है ताकि आहिस्ता आहिस्ता इनको मार डाले। तुम्हारे बच्चे, तुम आदात के अच्छे रहे हो कि अभी तक बच गए हो, वरना अभी तक मर चुके होते। तुम्हारे साथ दुआएं रही हैं किसी की जिसकी वजह से तुम लोग बच गए हो, वरना अमूमन इंसान बचता नहीं है। वाले साहब ने कहा, मैं पूछना तो नहीं चाहता कि किसने ये जादू किया है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। हम खुद भी नहीं बताते ये जादू किसने किया है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, वरना सब तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो बाज नहीं आएंगे। और उन्होंने बता दिया था कि तुम्हारे बड़े भाई की बीवी ने जादू कराया है और तुम्हारा भाई भी इसको जानता है। और उस बुजुर्ग ने यह कहा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, मैं इसका तोड़ कर देता हूं, और उसके बाद भी अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो उनका ऐसा भयानक होगा, वो जो भी जादू करेंगे लौट के उनके पास जाएगा। वाले साहब ने कहा, मेरे बड़े भाई ने मेरी फैमिली के साथ, मेरी मां के साथ बुरा किया है, लेकिन मैं उनको माफ करता हूं। मैं नहीं चाहता उन पे कोई जादू हो। तो वो बोले, हम कब उन पे जादू कर रहे हैं, हम तो जादू का भी तोड़ कर देंगे, लेकिन अगर वो फिर से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस जादूगर के पास जाएंगे वो उनको बता देगा कि उस जादू का तोड़ हो गया है, और उनको मना भी कर देगा कि अब ना करना, नुकसान उठाओगे। अब उनकी मर्जी है, वो अगर मना हो गए तो ठीक, अगर ना हुए तो फिर नुकसान उठाएंगे। हमारा तोड़ कर दिया गया। वालदा भी ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई। ये तकरीबन कोई 6 महीने गुजरे होंगे कि हमें इतला मिली हमारी ताई यानी वो चाची इस दुनिया से जा चुकी थी। बहुत बुरी हालत में उनकी मौत वाक़ई हुई थी। वो शदीद बीमार हो गई थी और आखिरी रातों में वो चीखें मारती थी, डरती थी और घर से बाहर भागने की कोशिश करती थी। उनको ज़बरदस्ती पकड़ कर लाते थे। बहुत बुरी उनकी मौत हुई थी। मेरे चाचू ने मेरे बाप से बहुत माफ़ियाँ मांगी थी और मेरे बाप ने उनको माफ़ भी कर दिया था, लेकिन वो भी दिमागी तवाज़ुन खो बैठे थे। ये मेरे ख़ानदान की उन्होंने कहा बात है, बस इतना बता दीजिएगा। कहानी में उनको शदीद बुरी सज़ा मिल गई थी। शायद उनके अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि उन्होंने फिर से जादू किया था। उनको मना भी कर दिया होगा, जिस तरह मैं बताया गया था, उन्होंने फिर से जादू किया था। उनको ऐसी बुरी सज़ा मिली कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसका ये हुआ, उन्होंने वो हमारा हिस्सा जो जायदाद थी अपनी औलाद को कह के कि वरना हम मारे जाएंगे, उनको कह दिया था। और उनकी औलाद ने बुला के मेरे वाले साहब को कहा था, जो आपका हिस्सा है वो ले लीजिए, और हमें हमारा हिस्सा भी दे दिया था। इसलिए उनके बारे में कहानी में बस ज़्यादा ना बताइएगा, इतना बताइएगा वो लोग अपने अंजाम को पहुंच गए थे। ये उनका किया हुआ एक शदीद ख़तरनाक किस्म का जादू था जिसकी वजह से हम लोगों ने तकलीफ़ उठाई थी। लेकिन उसके बाद ज़िंदगी ऐसी सुकून में आ गई कि ज़िंदगी में दोबारा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज भी जब इनको याद करते हैं तो आप सोच सकते हैं हमारे ऊपर क्या गुजरती होगी। आज भी ये सब कुछ याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।